जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को। तो कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और अपने भविष्य के निर्माण के लिए, अपने भविष्य के लिए आप कसम खाइए कि आपको मेहनत करना है और जी तोड़ मेहनत करना है। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहा, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2022 की रिपोर्ट जारी की गई। भारत में टोटल बाघों की संख्या कितनी है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटस ऑफ टाइगर्स 2020 रिपोर्ट, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया? तो आपको याद रखना है, टोटल टाइगर हैं 3167। बहुत आसान है आपको याद रखना, 3167 भारत में अभी टाइगर देखे गए हैं। 2022 की रिपोर्ट में हमें पता चला है। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जारी की है। 50 वर्ष हो गए हैं टाइगर कंजर्वेशन के। तो पीएम मोदी जी ने प्रोजेक्ट टाइगर के 50 इयर्स पूरे होने पर इस रिपोर्ट को जारी किया है। दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको फोकस करना है और आपसे पूछा जा सकता है, पीएम मोदी जी ने इसमें एक इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस का वर्ड यूज किया है, या फिर आप इसे अमृतकाल का टाइगर विजन भी बोलते हैं। तो इसे जारी किया है इंटरनेशनल बिग कैट एलियंस व अमृतकाल का टाइगर विजन, इन दोनों को जारी किया है। तो अब सवाल उठता है कि इंटरनेशनल एलियंस है क्या? देखिए, हमारा मानना है, पूरी दुनिया का भी मानना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ का जो संरक्षण है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का विषय नहीं है। एक ये यूनिवर्सल इशू है जिसमें सारे देश को मिलकर के काम करना चाहिए। तो भारत का यही मकसद है कि सभी मिलकर के काम करें। इसके लिए इंटरनेशनल अलियांस समय की ज़रूरत है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलियांस क्या है? तो मैं आपको बता दूं, दुनिया के जो 7 प्रमुख बिग कैट्स हैं उनका संरक्षण पर फोकस किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलियंस के तहत। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट 25 ईयर्स में बाघ संरक्षण का इसमें लक्ष्य भी रखा गया है। अभी यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। जब 2018 में काउंटिंग की गई थी तब भारत में बाघों की संख्या 2967 थी। 2022 में 200 बाघों की वृद्धि हुई है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बाघ है, टाइगर हैं, भारत में पाए जाते हैं। अब इसकी संख्या बढ़ करके 3167 हो गई है। जब 1973 में हमने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, आपको ये डेट याद रखना है, ये 1973 बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हमारे पास केवल 1800 बाघ थे। धीरे धीरे हमने इसके कंजर्वेशन के लिए काम किया और आज हम दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या के साथ मौजूद हैं। 2006 में 1411 टाइगर बचे थे। 17 साल में हमने 2.25 गुना टाइगर की पॉपुलेशन को हमने बढ़ाया है। दोस्तों, जब 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था तब 9 टाइगर रिजर्व थे। अब टोटल प्रेजेंट में 53 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। मानस, पलामू, रणथंभौर, कान्हा, मेलघाट, जिम कॉर्बेट सबसे पहला है। तो इन 9 जगहों पर क्या था, टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। अब टोटल भारत में 53 टाइगर रिजर्व है। कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे नया, सबसे लेटेस्ट 53 टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। और रानी कहाँ पे मिलेंगे आपको? यूपी में। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। ये जो डाटा है मैं अपने से नहीं बता रहा हूँ, ये डाटा हमने निकाला है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, भारत की आधिकारिक साइट से। दोस्तों, 52 नंबर का टाइगर रिजर्व क्या है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। 2021 में राजस्थान सरकार ने इसे मान्यता दी थी। सबसे पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट, जो 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में बना है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? यह है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। वहीं पे यदि आपसे बात की जाए दुनिया में सबसे ऊंचाई पे स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश में है। इसका नाम है नामदफा। क्या नाम है? नामदफा। देश के 18 ऐसे स्टेट है जहां पे टाइगर पाए जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो टाइगर हैं, टाइगर स्टेट कहा जाता है एमपी, 526 बाघ पाए जाते हैं। 2 बाघ कम है
कर्नाटक में 524 बाघ पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। अभी देखिए 54 नंबर का टाइगर रिजर्व बना नहीं है, ये प्रस्तावित है, ये प्रपोज किया गया है तमोर पिंगला अभ्यारण्य में। टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व के लिए प्रस्तावित किया गया है, अभी घोषित नहीं हुआ है। तो कैसी लगी आप लोगों को टाइगर से रिलेटेड जानकारी? आप सभी टाइगर हैं, आप सभी लॉयन हैं और आप पढ़ रहे हैं 11 अप्रैल 2023 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। आज 500 रन पूरा कर रहा हूं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं, ल्यूसेंट स्पेशल स्टैटिक जीके देता हूं, डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट लेता हूं, केवल आपका 25 से 30 मिनट लेता हूं और उसमें आपको 300 से 400 जानकारी प्रदान करता हूं। ज़्यादा समय आपका नहीं लेता, कम समय में क्वालिटी करंट अफेयर्स का वादा है, उसी पे आगे बढ़ रहा हूं। अगर आप सफल होना चाहते हो दोस्तों तो आपको अपने काम में, अपने वर्क में कंसंट्रेशन लानी होगी, ये कहना बिल गेट्स का। अगर आप एकाग्रचित्त होकर के एक काम पे फोकस नहीं करेंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। जैसे मुझे 500 वीडियो बनाए, मैंने 500 डेली करंट अफेयर बनाए, तो मैंने एक ही काम को धीरे धीरे बड़ा किया। कल को ये 20,000 भी होगा और आपकी मतलब ये बढ़ता ही जाएगा आपके आशीर्वाद से। तो ये एक ही काम को आपको लेके आगे बढ़ना है। तो एक सिलेक्शन के लिए आपको केवल एक सीट चाहिए। किस राज्य में सौर ऊर्जा से चलने वाली पर्यटक नाव संचालित की गई? इन विच स्टेट द फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट हैज बीन ऑपरेटेड? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है केरल राज्य में। कहां पर? केरल राज्य में सबसे पहली टूरिस्ट नाव जो सोलर एनर्जी से चलेगी, ये है वो नाव। इसका नाम है सूर्यांशु। क्या नाम है इसका? सूर्यांशु नाम है इसका। और ये चलेगी कहां पर? केरल में। दोस्तों केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन है जिसने इसको तैयार किया है। इसका नाम है सूर्यांशु और 100 यात्रियों को लेके जा सकता है। इसकी कैपेसिटी 100 पैसेंजर्स को ले जाने की है। दोस्तों इसे श्रीलंका में बनाया गया। कहां पर? श्रीलंका में बनाया गया है। और ये मरीन ड्राइव कदमाकुडी कॉरिडोर में चलेगी और बाद में समुद्र में 10 किलोमीटर तक जाएगी। आप भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं, मजा ले सकते हैं। चलिए, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 10 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। अब सवाल उठता है कि वर्ल्ड होम्योपैथी डे हम क्यों मनाते हैं? ये होम्योपैथी क्या है? तो आपको एक नाम याद रखना है। यहां पर आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन। दोस्तों इनकी जयंती के उपलक्ष्य में 10 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। दोस्तों इनका अगर संबंध आपसे पूछा जाए किस देश से है, तो इनका संबंध है फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इनका जन्म हुआ था। तो ये एक प्रसिद्ध चिकित्सक है और विद्वान है, रिनोन्ड फिजिशियन और स्कॉलर है। दोस्तों इन्होंने लाइक के नाम से जो एक मौलिक सिद्धांत होम्योपैथी के प्रति, इन्होंने इसे फंडामेंटल प्रिंसिपल इसको समझाया था। और आप सभी को बता दूं भारत में होम्योपैथी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। आपने देखा होगा, इसे बहुत सुरक्षित माना जाता है। दोस्तों आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जानकारी, इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स पर हमने आपके लिए ऑफर निकाला है। ये है समर स्पेशल ऑफर। दोस्तों अनमोल मैम जो कि एसएससी सीजीएल सिलेक्टेड हैं, यहाँ पर आपको 30% तक का ऑफ केवल आज के लिए है। कल ये ऑफर जा चुका है। आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ENGRT कोड यूज़ कीजिएगा। ENGRT इंग्लिश RT, ठीक है? तो आप इसका यूज़ कीजिएगा तो आपको 30% तक का ऑफ मिल जाएगा। हर एग्ज़ाम को देखते हुए इसे तैयार किया गया है, हर एग्ज़ाम को फोकस करके तैयार किया गया है। रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, वहाँ पर आपको इंग्लिश का फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा, बेसिक से एडवांस तक। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ? हु हैज़ रिसीव्ड इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड 2023? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इनका नाम है CR राव। CR राव को अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए मैं आपको CR राव को दिखाता हूं। इमेज में आप देख पा रहे हैं ये CR राव जी,
जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कौन सा है, तो सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहलाता है इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स प्राइज। याद रहेगा आपको। दोस्तों इनका पूरा नाम क्या है CR राव का, तो इनका पूरा नाम है कल्याणपुडी राधाकृष्ण राव, और ये भारतीय अमेरिकी हैं, भारतीय अमेरिकी सांख्यिकीविद हैं, और 2023 में इन्हें मिला है पुरस्कार। अब दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये कब स्थापित किया गया? इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स अवार्ड, तो 2016 में इसकी स्थापना हुई, 2016 में, और हर 2 साल में प्रदान किया जाता है। ये उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने सांख्यिकी का इस्तेमाल किया और फिर सांख्यिकी का इस्तेमाल करते हुए साइंस में, प्रौद्योगिकी में, मानव कल्याण में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। दोस्तों इसमें आपको $80,000 की कैश प्राइज मिलती है, और इनका जन्म अगर आपसे पूछा जाए कल्याणपुडी राधाकृष्ण राव का, तो कर्नाटक में इनका जन्म हुआ है। इसका ये मतलब है इनका संबंध कर्नाटक राज्य से। किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस राज्य में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को शुरू किया है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह हैज स्टार्टेड वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इन विच स्टेट? तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। दोस्तों ये साफ साफ मैसेज जाता है चाइना को कि तुम हमसे टकराओ मत। दोस्तों वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को इसलिए डेवलप किया जा रहा है, इसमें गांव को विकसित किया जाएगा ताकि वो गांव अपनी खुद की एक पहचान बना सके। भारत के सहकारिता मंत्रालय यानी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री किसके पास है? अमित शाह जी के पास है, और भारत के ये होम मिनिस्टर भी हैं। इन्होंने अरुणाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में? तो यहाँ पे आंजवा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे इसकी शुरुआत की है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। दोस्तों इस कार्यक्रम में कौन कौन से स्टेट को कवर किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम। यहाँ पे जितने भी मैंने आपको बताए, तो यहाँ पे जितने भी सीमा से लगे 19 जिले हैं, उसके 2967 गांव को डेवलप किया जाएगा पहचान करते हुए। ठीक है दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट कमीशंस के अध्यक्ष और उनके सेक्रेटरी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना, यहां से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट में अगर आपसे पूछा जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो PM मोदी जी हैं। जो भी नीति आयोग का, जो भी देश का प्रधानमंत्री होता है वही अध्यक्ष होता है। तो बगल में इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए पूरी बात लिखी हुई है, यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले सुन लें। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमार बेरी जी हैं। ठीक है। नीति आयोग के CEO कौन है? BBR सुब्रमण्यम। ठीक है। नीति आयोग के CEO कौन है? तो यहां पर BBR सुब्रमण्यम आपको याद रखना है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी है। अभी हाल ही में 22वां विधि आयोग को स्थापित किया गया, ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी 9वें नंबर की हैं। हंसराज गंगाराम अहिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। S किशोर की बात करें तो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। क्या नाम है? अशोक कुमार माथुर नाम है। ये इंग्लिश मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम में भी और हमारे एप्लीकेशन में भी। चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 इस पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 मेन सिंगल टाइटल? तो इसे जीता है प्रियांशु रजावत ने। किसने जीता है? प्रियांशु रजावत ने जीता है ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 पुरुष एकल का खिताब। यहां पर आप देख पा रहे हैं प्रियांशु रजावत की इमेज। अब दोस्तों सवाल उठता है कि ये जो चैंपियनशिप है किससे रिलेटेड है? तो इसका संबंध है बैडमिंटन से। तो प्रियांशु रजावत जो है ये बैडमिंटन प्लेयर है, भारतीय पुरुष एकल बैडमिंटन खिलाड़ी है प्रियांशु रजावत। दोस्तों फाइनल मुकाबले में इन्होंने किसको हराया? तो डेनमार्क के हैं मैग्नस जोहानसन, उनको हरा करके इन्होंने अपना पहला टूर खिताब जीता है रजावत ने। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि ऑर्लियंस मास्टर्स 2023 कहां पर आयोजित हुआ?
तो आपको याद रखना है फ्रांस में इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? फ्रांस में। यहां पे बात करेंगे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की। 1934 में इसकी स्थापना हुई है। पॉल एरिक होयर लार्सन इसके प्रेसिडेंट हैं, प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है और टोटल मेंबर है 194। 7वां प्रश्न आप सभी के सामने रहा, केंद्रीय विदेश मंत्री किस देश की यात्रा पर हैं? टू विच कंट्री इज द यूनियन फॉरेन मिनिस्टर विजिटिंग? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं 10 से लेकर 15 अप्रैल के बीच में 2 देशों की यात्रा पर हैं। पहला देश है युगांडा और दूसरा है मोजाम्बिक। दोनों देशों की यात्रा पर गए हैं। हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं इनका क्या नाम है? एस जयशंकर नाम है। क्या नाम है? एस जयशंकर नाम है। ये है केंद्रीय विदेश मंत्री। 10 से लेकर 15 अप्रैल 2023 में ये उन दोनों देशों की यात्रा पर रहेंगे। बहुत सारे समझौते होंगे, बहुत सारे इनॉग्रेशन होंगे। आइए देखते हैं। 2 देशों की बात की है तो सबसे पहले मैं बात करूंगा युगांडा की। तो युगांडा ये 10 से 13 अप्रैल तक रहेंगे। युगांडा जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है। अभी मैं आपको लोकेशन भी दिखाऊंगा। तो 10 से 13 अप्रैल ये युगांडा में होंगे। जब ये युगांडा पहुंचेंगे तो वहां पर ये क्या करेंगे? विदेश मंत्री यहाँ पर भारत के ही हेल्प से बनाया गया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और इसके ट्रांजिट कैंपस का ये शुभारंभ करेंगे। और ये भारत के बाहर इस यूनिवर्सिटी का सबसे पहला कैंपस होगा जो युगांडा में स्थापित किया जाएगा। अब मोजाम्बिक पहुंचेंगे। 13 अप्रैल तक तो कहाँ रहेंगे? युगांडा में। और 13 से 15 अप्रैल मोजाम्बिक पे ये अपनी यात्रा पर रहेंगे। और दोस्तों मोजाम्बिक में पहुंचने वाले भारत के किसी भी विदेश मंत्री की पहली यात्रा होगी। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लोकेशन को जरा देखते हैं। ये है युगांडा। ये पहले तो आप समझ जाइए अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट में युगांडा की लोकेशन ये है। और यहाँ पर देखिए ये है मोजाम्बिक। दोनों देशों का संबंध अफ्रीका कॉन्टिनेंट से, अफ्रीका महाद्वीप से है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। भारत, बांग्लादेश, जापान भारत के किस राज्य में कनेक्टिविटी बैठक आयोजित करेंगे? इंडिया, बांग्लादेश एंड जापान विल ऑर्गेनाइज कनेक्टिविटी मीटिंग इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है त्रिपुरा राज्य। त्रिपुरा राज्य में भारत, बांग्लादेश, जापान जो है कनेक्टिविटी बैठक का आयोजन करेंगे ताकि ये सारे देश मिलकर के क्या करेंगे? अपने व्यापार को बढ़ाएंगे, अपने रिलेशन को और मजबूत करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हाल ही में फूमियो किशिदा आए थे जो जापान के कौन है? जापान के प्रधानमंत्री है। और इनकी मीटिंग हुई थी, आपने देखा था, चाय पे भी लेके गए थे, बहुत सारी चीज़ें खिलाई थी नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा था। दोस्तों अभी इनको इनवाइट भी किया गया है। देखो आप देखो बोल रहे हैं आइएगा आप हमारे G7 समिट में, क्योंकि G7 कहाँ पे होने वाला है? जापान में होने वाला है, हिरोशिमा में होने वाला है। क्लियर है? तो बांग्लादेश, भारत और जापान जो है कब? 11 से 12 अप्रैल में इस कनेक्टिविटी मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। और कनेक्टिविटी के माध्यम से हम क्या करेंगे? अपनी वाणिज्यिक क्षमता का बढ़ाएंगे। हम अपने क्या करेंगे? कमर्शियल पोटेंशियल को बढ़ाएंगे ताकि हम ट्रेड को और अच्छा कर सकें। अब देखिए बांग्लादेश जो है भारत का तो पड़ोसी देश है और जापान कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इस प्रकार से हम कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे कि हम सारे इन तीनों देशों के साथ आराम से ट्रेड कर सकें। आज का आखिरी प्रश्न आप सभी के सामने आ गया है। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहां पे बना है? वेयर हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर बीन बिल्ट? तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में बना है। कहां पर? महाराजगंज में बना है। महाराजगंज कहां पर है? ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। आइए मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे उस किंग वल्चर को। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जटायु बोला जाता है। आपको पता होगा कि रामायण में भी उल्लेख देखने को मिला है। तो अभी इनकी क्या हो रही है? इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो रही है, इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा कम हो रही है, तो इनको बचाने की ज़रूरत है। तो गिद्ध की तेज़ी से जो संख्या गिर रही है, विलुप्त हो रही प्रजाति, तो इसको संरक्षित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? विश्व का सबसे पहला जटायु एशिया किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र महाराजगंज में स्थापित करेंगे जो यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में है।
क्लियर है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में जयती संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा चुकी है, आपको यह भी बात याद रखनी है दोस्तों। अब यहां पर हम RRR करंट अफेयर्स पे आ गए हैं, यानी रिपीट रिकॉल रिवाइज करंट अफेयर्स 2022। इस सीरीज में हम 2022 के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं ताकि आपका बेहतर रिवीजन हो सके। तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सुबह 6 बजे बोलिए उठ करके पढ़ें, अब नहीं तो कब। दोस्तों जिंदगी एक मिली है, रुकावटें बहुत होंगी, मुश्किलें बहुत होंगी, पर तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे आत्मविश्वास के सामने सब कुछ घुटने टेक देंगी। तुम पेशेंस रखो, तुम हारना नहीं, तुम डरना नहीं, तुम सामना करना, तुम लड़ना, तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई देगा, बस अपने ऊपर विश्वास करना। कौन सा राज्य अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा? तो ये कौन सा राज्य है? मैंने आपको बताया था, महाराष्ट्र राज्य है जो अलग दिव्यांग विभाग की स्थापना करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CRI जो रिपोर्ट है, इसमें भारत का 161 देशों में कौन सा स्थान है? ठीक है, तो ये इनइक्विलिटी इंडेक्स कहलाता है। तो भारत इसमें 123वें स्थान पर है। विश्व दृष्टि दिवस 2022 कब मनाया गया? तो विश्व दृष्टि दिवस 2023 कब मनाया गया? 2022 13 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया? 13 अक्टूबर। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, तेरी दृष्टि मेरे ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट है 36वीं राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक पदक किसने जीते हैं? तो 36 जो नेशनल गेम्स हुए थे, सबसे ज्यादा पदक जीते हैं सर्विसेज ने। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा क्षेत्र में कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया? तो मैंने आपको बताया था 2022 के करंट अफेयर्स में प्रस्थान अभ्यास आयोजित किया गया था आंध्र प्रदेश के काकीनाडा क्षेत्र में। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स का यहां पर हम आपका लेंगे टेस्ट और हम करेंगे आपका रिवीजन। तो तैयार हो जाइए, पहला प्रश्न आने वाला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किस लड़ाकू विमान में अभी उड़ान भरी है? सुखोई 30 MKI। ठीक है, और ये इसमें उड़ान भरने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति हैं। 8 अप्रैल 2023 से जम्मू फिल्म महोत्सव का कौन सा एडिशन शुरू हुआ है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा एडिशन। इन विच स्टेट हैज PM मोदी फ्लैग्ड ऑफ सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत? कहां पर? तेलंगाना राज्य में अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है। टाइम पत्रिका के पोल में 2023 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में सबसे पहला स्थान किसका है? तो यह है शाहरुख खान, है ना। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स के वारंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है सुब्बी सुब्रमण्यम। विच हैज बिकम द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इन ई-प्रोक्योरमेंट? तो इसका राइट आंसर है त्रिपुरा। किस यूटी की लकड़ी की नक्काशी को GI टैग मिला है? तो यह है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। फीफा की ताजा रैंकिंग जारी की गई, भारत को कौन सा प्लेस मिला है? भारत 101 स्थान पर है और सबसे पहले अर्जेंटीना है। जगन्नाथ महतो किस राज्य के शिक्षा मंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? ये झारखंड के शिक्षा मंत्री थे। एक्स कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किस कमांड ने किया है? तो इसका राइट आंसर है अंडमान और निकोबार कमांड ने अभी एक्स कवच जो कि ज्वाइंट एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया है। दोस्तों आपका एक कमेंट आ रहा है, आप सभी के कमेंट आ रहे हैं, मैंने सभी कमेंट्स को निकाल लिया है और आपके कमेंट्स की डिमांड पर भी टॉपिक लाए जा रहे हैं। तो दोस्तों एग्जाम में कई सारे प्रश्न आर्टिस्ट से पूछे जा रहे हैं, वाद्य यंत्र से पूछे जा रहे हैं, घराने से पूछे जा रहे हैं, यानी आर्ट एंड कल्चर से पूछे जा रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक इम्पॉर्टेंट भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है इसको डिस्कस करेंगे। भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है? तमिलनाडु राज्य की। तो दोस्तों आपको भरत तो याद होंगे, भरत रामायण में। तो भरत जी को मिलने की कितनी ज्यादा तमन्ना थी? किससे मिलने की? राम जी से। भरत जी को मिलने, तो तमिलनाडु आपको याद रहेगा, भरतनाट्यम याद रहेगा। अब दोस्तों समझना ये बात है कि भरतनाट्यम जो है ये कहाँ से हमें इसके बारे में पता चलता है। तो फ्रेंड्स भरत मुनि है, यहाँ पर देखें आप, ये भरत मुनि है, इन्होंने नाट्यशास्त्र में बताया। इससे
एक जन्मी नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में देखने को मिला है। ठीक है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से। अब दोस्तों यहाँ पे हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसमें होता क्या था। तो दोस्तों मंदिरों में देवदासियां थी। देवदासी किसे कहते हैं? तो देवदासी पहले परंपरा थी, अभी भी कई प्रचलन में है, कई जगह देखने को मिलती है। तो देवदासी में होता क्या था, जब किसी परिवार की कोई ख्वाहिश पूरी हो जाती थी तो वो अपनी बेटियों को वो भगवान को, देवता को दान कर देते थे। फिर उनकी जो बेटियां होती थी वो वहीं पे रह जाती थी। हालांकि इसका हमें बहुत दुष्प्रभाव देखने को मिला है। फिर उन लड़कियों के साथ बहुत गलत होता था। मंदिर के पुजारी या फिर कई लोग उनके साथ गलत कृत्य करते थे। फिर ये वैश्यावृत्ति में ये ऐसा भी हमें देखने को मिला है। तो दोस्तों इस नृत्य को 20वीं सदी में रुक्मणी देवी अरुणडेल और ई कृष्ण अय्यर के प्रयासों से सम्मान मिला। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर इसकी तकनीक के बारे में जानना है, क्योंकि ये बहुत इसमें टेक्निकलिटीज़ होती हैं, ऐसा डांस नहीं होता है कि आप कुछ भी कर लो जैसा आप करते हो। तो नंदीकेश्वर द्वारा रचित है अभिनय दर्पण, यहाँ पर आपको इसका टेक्निकल नॉलेज मिलेगा इस डांस का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, भरतनाट्यम के जो इनकी वाद्य मंडली होती है, इसमें एक गायक देखने को मिलेगा, एक बांसुरी वादक देखने को मिलेगा, एक मृदंगम वादक मिलेगा, एक वीणा वादक और एक करताल वादक देखने को मिलेगा। दोस्तों भरतनाट्यम नृत्य जो है, इसके जो कविता का पाठ करते हैं उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं नडनवार। क्या बोलते हैं? नडनवनार। ठीक है, भरतनाट्यम में 3 भागों में इसको बांटा जाता है, इसकी नृत्य शैली को। तो पहला सामभंग, जिसमें एक बराबर आपको पोजीशन देखने को मिलेगी। फिर एक अभंग होता है और एक त्रिकोण पोजीशन देखने को मिलेगी जिसे बोलते हैं त्रिभंग। ठीक है दोस्तों, इस नृत्य में आपको बहुत सारी शब्दावली भी देखने को मिलती है, जैसे कि अलारिपू, कलिका खेलना, जाति स्वरम, स्वर जुड़ाव, शब्दम शब्द और बोल, वर्णम शुद्ध नृत्य और अभिनव का जुड़ाव, पदम वंदना एवं सरल नृत्य, तिलन्ना अंतिम अंश विचित्र भंगिमा के साथ ही इसका वर्ड है। दोस्तों भरतनाट्यम एक प्रकार का स्त्री नृत्य है। इसमें 16 फीमेल डांसर देखने को मिलते हैं। इसमें बहुत सारे कलाकार होते हैं, लेकिन जो प्रमुख कलाकार हैं मृणालिनी साराभाई हैं। ठीक है, याद रहेगा। दोस्तों भारत का सामान्य भूगोल, कल मैंने टॉपिक दिया था, इसका मैं टेस्ट लूंगा स्टैटिक MCQ GK के पिटारे में। तो भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर में है? तो भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। इनमें से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो म्यांमार से आप देखें तो मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के किस लिए महत्वपूर्ण है? क्या है ये? तो इसमें ये भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण किया जाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल बोलते हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये कोरोमंडल तट कहलाता है। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से सबसे लंबी है आंध्र प्रदेश की। सबसे पहले नंबर पे आता है गुजरात, सेकंड पे आंध्र प्रदेश और थर्ड नंबर पे तमिलनाडु। द्वीप एक द्वीप है, कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? तो द्वीप जो है गुजरात से आपको थोड़ा अपार्ट देखने को मिलेगा। इनमें से किसको भारत की श्रिम्प कैपिटल कहा जाता है? झींगा, जो श्रिम्प होता है उसे झींगा बोलते हैं इस प्रकार से। तो ये नेल्लूर इसकी कैपिटल है। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? तो माजुली आपको कहाँ देखने को मिलेगा? असम राज्य में। कल का टॉपिक भी भारत का सामान्य भूगोल होगा, आपको पढ़ के आना है। दोस्तों यहाँ पर आपके 10 प्रश्नों का बहुत तेजी से टेस्ट होने वाला है, तैयार हो जाइए। टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष लॉन्च किया गया था? मैंने आपको पढ़ाया है 1973 में। सबसे अधिक बाघों की संख्या किस स्टेट में है? तो सबसे अधिक बाघों की संख्या MP में है। अटुकल पोंगल किस राज्य में मनाया गया? तो अटुकल बोलने पर केरल आ रहा है, ऐसा केरल सिमिलर है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। कल्याणपुरी राधा कृष्ण राव का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ है? तो कहां पर हुआ इनका जन्म? कर्नाटक राज्य में। केवल त्रिविक्रम परनाइक किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो फ्रेंड्स ये हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इनका नाम है विजय सांपला। जो हमारे अनुसूचित भाई होते हैं वो
जानवरों से बहुत प्यार करते हैं, खासकर वो सांपों का बहुत ध्यान रखते हैं। ऐसे आप ट्रिक से याद रखेंगे तो विजय सांपला जी का नाम याद आ जाएगा। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1934 में हुई थी। भरतनाट्यम किस राज्य से रिलेटेड है? तो इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है। एक्स कवच संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन सेना की किस कमांड ने किया है? तो यह अंडमान और निकोबार कमान। दोस्तों पहचानो कौन में कल की जो इमेज मैंने आपको दिखाई थी वो मिल्खा सिंह की है। वो फ्लाइंग सिख कहलाते हैं, आपको पता है, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। विवेक प्रकाश ने इनके बारे में बताया है। आरती भट्ट ने भी लिखा है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के भी पढ़ सकते हैं। पहचानो कौन में आपको बताना ये इमेज किस प्रमुख व्यक्ति की है और इनके बारे में 5 लाइनें लिखनी है। दोस्तों काम की बात, जीआई टैग किसे कहते हैं आप मुझे बता दें। हेमंत किन ने पूछा है। जीआई टैग किसी भी रीजन को दिया जा सकता है, किसी भी कंट्री की कोई यूनिक प्रोडक्ट होती है। आपका भी अगर कोई बहुत यूनिक प्रोडक्ट है तो आपको भी उसके लिए आइडेंटिफिकेशन मिलता है, वो उसकी ओरिजिनलिटी कहलाती है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र का कोई स्पेशल चीज़ है जो वहाँ के वो बहुत प्रसिद्ध है, उसे वहाँ का जीआई टैग मिलता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिलता है। दोस्तों 10 अप्रैल 2023 के रिजल्ट हमारे पास है डेली करंट अफेयर्स के। कृष्ण कुमार, शिखा, हरीश, राजेश और स्वाति राजपूत ने टॉप किया है। ये जो टेस्ट होता है हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर होता है। यहीं पे आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिलती है, हर दिन की, हर महीने की। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको नीली पट्टी पे क्लिक करना है। वीडियो, पीडीएफ, क्विज सब कुछ एक जगह पे रखा हुआ है। आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं और हम यहां पे पीडीएफ भी आपके लिए शेयर करते हैं। दोस्तों अगर आपको सेशन वाकई अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आप जो अपना प्यार है इसे और बढ़ाइए। आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको वाकई लगता है कि 30 मिनट्स में हमने कुछ सीखा है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह 6 बजे इसी जोश, इसी ऊर्जा के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।